सभी को सुप्रभात, नमस्ते। बीएन नगर अंग्रेजी एमपीएस से मैं रक्षा पटेल। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा पिछले साल की ओर ले जाना चाहती हूँ। पिछले साल जब हम नियमित रूप से अपनी पाठशाला आते थे, कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते थे, उन दिनों एक घटना हर महीने घटती थी और उसमें एक बहुत बड़ी सायरन बजती थी या एक लंबी बेल बजाई जाती थी और उसके चलते ही हम सभी लोग, शिक्षक, विद्यार्थी, सभी अपना अपना जो कुछ भी काम कर रहे होते थे उसे छोड़कर तुरंत पाठशाला के मैदान में आ जाते थे और वहां पर अपने वर्ग शिक्षक और बाकी विद्यार्थियों के साथ एक कतार में शांति से खड़े रह जाते थे और कुछ ही मिनट में पूरी इमारत खाली हो जाती थी और वापस अपने कक्षा में पहुंच जाते थे। क्या आप लोगों को याद है कि इसे क्या नाम था, इसे क्या कहते थे हम लोग? क्या याद है आप लोगों को? बता सकते हो आप? अच्छा, इसे सराव, मॉक ड्रिल कहते थे। मॉक ड्रिल यानी सराव या डेमो ड्रिल कहते थे। तो ये किस लिए होता था? तो आजकल के समय में आए दिन कोई न कोई अनचाही चेतावनी दिए बगैर घटना घटती रहती है और ऐसे समय अगर हमें पता ना हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो जिसकी जो मर्जी आए, जिसे जो ठीक लगे, वो वही करेगा और इसके कारण भगदड़ मच जाएगी। तो जो मुसीबत या आपदा आने वाली है, उसके बजाय भगदड़ मचकर, कोई गिरकर, किसी को चोट लगकर ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों को सराव या प्रैक्टिस देने के लिए ये ऐसे ड्रिलिंग करवाई जाती थी। ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस। तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा नियंत्रण का एक भाग था, क्योंकि आजकल के समय में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो बिना चेतावनी दिए घटती जाती है और ऐसे समय में लोग अपने दिमाग का संतुलन सही बनाए रखे और जो करने योग्य हो वही काम करे, इसलिए ये किया जाता है। तो आपदा का अर्थ है मुसीबत। ये मुसीबत अचानक, यकायक, बिना कोई भी चेतावनी दिए घट सकती है। ऐसे समय अगर हमें पता ना हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो सभी लोग उस मकान से खाली हो जाए, खुले में आ जाए, इसके लिए ये सराव दिया जाता था। अब जैसे कि आप जानते हैं, आपदा यानी कोई भी ऐसी मुसीबत जो किसी क्षेत्र में घातक असर छोड़ सकती है, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है, उसे आपदा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये आपदा या आपदाएं दो कारणों से हो सकती है, मानव निर्मित कारणों से और प्राकृतिक कारणों से। तो मानव निर्मित आपदाएं इनमें है बॉम्ब स्फोट या आतंकवादी हमला, आग लगना, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, दूषिले पदार्थों का रिसाव यानी रेडिएशन लीक, जिसे हम विकिरण भी कहते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जिसमें ज्वालामुखी का फटना यानी वॉल्केनिक इरप्शन, चक्रवात जिसे हम हरिकेन या टॉर्नेडो भी कहते हैं, बिजली गिरना यानी लाइटनिंग, भूस्खलन जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, यानी पहाड़ों के पहाड़ धस जाते हैं तो उसे भूस्खलन कहते हैं। बाढ़ यानी फ्लड, सूखा यानी ड्राउट,
सुनामी, भूकंप यानी अर्थक्वेक और महामारी। तो आ गए हम आज की स्थिति के ऊपर। आजकल हम पाठशाला जाए बगैर अपने अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कारण है महामारी। ये महामारी भी प्राकृतिक आपदा का ही एक भाग है और उसमें हम घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, हम कहीं बाहर जाना होता है तो मास्क लगा कर जाते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। तो ये महामारी जिसे हम कहते हैं पैंडेमिक। तो आज के हमारे इस पाठ में हम प्राकृतिक विपदाओं में से 3 प्राकृतिक विपदाएं, जिनमें भूकंप, सुनामी और बाढ़, इन तीनों का समावेश होता है, उनकी पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक विपदाओं से पहला, यानी कि भूकंप। जैसे आप जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्राकृतिक आपदा ये प्रकृति के घटकों में अचानक से आने वाले बदलावों के कारण या उसमें कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम या लोग सहन नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं। तो ये प्राकृतिक जो घटक है वो है हमारे पानी, हवा, जमीन, बिजली, ये सारे हमारे प्राकृतिक घटक है। तो इनमें से जो भूकंप है उसका नाम ही हमें ये बताया है, भू यानी कि जमीन और कंप यानी कि कांपना। अब देखिए, कभी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको चक्कर आने लगे तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते और जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो वैसे ही जब जमीन कांपने लगती है तो पूरा जमीन का जो स्तर होता है वो बदल जाता है। जब भूकंप आता है, जब जमीन की आंतरिक प्लेटों का हिलन चलन होने लगता है, तब ऐसे जो बड़े बड़े लंबे लंबे रास्ते होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम खड़े नहीं रह सकते, उसी तरह जो बड़े बड़े मकान होते हैं वो भी जमीन के हिलने से हिलने लगते हैं और उनका संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं जमीन पर। देखिए, बड़े बड़े मकान पत्तों के मकान की तरह जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इसका घातक असर होता है। लेकिन क्या ये भूकंप सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें इन्हीं को असर करता है? जी नहीं। यह चित्र है 19वीं सदी में महाराष्ट्र के किल्लारी इस क्षेत्र में आए भूकंप की। वहां पर ज्यादातर बैठे ही मकान थे, छोटे छोटे मकान थे और लोग वहीं पर रहते थे। तो उन छोटे छोटे मकानों को भी उतना ही असर हुआ और वो सारे मकान गिर गए थे और बहुत बड़े पैमाने पर हमें जान और माल का नुकसान हुआ था हमारे देश में। इस चित्र में भी हमें उसी किल्लारी के भूकंप के कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यह है नेपाल। नेपाल में आए दिन, नेपाल हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बसा हुआ देश है और वहां पर आए दिन भूकंप होते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में बारंबार हिलचाल होती ही रहती है। छोटे छोटे भूकंप नियमित रूप से घटते ही रहते हैं। तो जो छोटे भूकंप होते हैं वो इतनी घातक असर नहीं दिखाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उन्हें महसूस भी नहीं करते और कब हो गया वो हमें पता भी नहीं चलता। परंतु
ये भूकंप जब बड़ी मात्रा में होता है तब उसका ये विघातक असर हमें देखने को मिलता है। जब भूकंप आता है तो बड़े बड़े तौर पे बचाव कार्य शुरू कर देने पड़ते हैं, क्योंकि जो इमारत या मकान गिर जाते हैं उसके नीचे जीवित लोग हो सकते हैं, क्योंकि भूकंप बहुत लंबे असर तक चलता है और इससे काफी मात्रा में जन और धन की नुकसानी होते हैं। तो बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर देने पड़ते हैं, ताकि मलबे के नीचे अगर जीवित लोग फंस गए हैं तो उनको बचाने का काम तुरंत हो और जान की नुकसानी हम लोग टाल सके। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है कि रास्तों के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। हमारा देश सिंधु संस्कृति का, सिंधु घाटी में सिंधु संस्कृति का एक भाग है। और हमारे ही देश में अगर बहुत प्राचीन बात मैं आपको बताऊं तो मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो नगर ऐसे थे कि एक बहुत, कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और इसके चलते ये दोनों नगर जमीन के अंदर दब गए। और आज जब हम उस जगह पे खुदाई करते हैं तो हमें फिर से वो नगर मिल गए हैं और हम उसका अध्ययन करके ये जान सकते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था। तो भूकंप के बारे में आज हमने यह जाना कि भूकंप का अर्थ है भूमि का कंपना, भूमि का कांपना। जमीन के आंतरिक प्लेटों में हलन चलन की वजह से भूकंप आते हैं। अब क्या हम इस भूकंप को नाप नहीं सकते? तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि भूकंप को हम बिल्कुल भी नाप सकते हैं। भूकंप को नापने वाली मशीन को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जैसे हम कपड़ा नापते हैं, जैसे हम रास्ता नापते हैं किलोमीटर या मीटर में, वैसे ही हम भूकंप को रिक्टर स्केल में नापते हैं। 6 या उससे ज्यादा के रिक्टर स्केल के भूकंप से अत्यधिक हानि होती है। भूकंप का असर किसी भी समय पर अगर वो 6 या उससे ज्यादा के माप का आया है तो वो लंबे समय तक असर करता है और इसके कारण बहुत ज्यादा जन और धन की हानि होती है। अब भूकंप के समय हमें अपने आप का बचाव, उससे उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी किसी समय अगर भूकंप आ जाए, हमें घर से बाहर खुले मैदान में आ जाना चाहिए। जिस घर से, मकान से, बिल्डिंग से हम बाहर आ गए हैं तो उससे हमें दूर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह बिल्डिंग या मकान अगर हम उसके पास ही खड़े रहेंगे तो अगर वो गिर जाएगा तो वो हमारे ऊपर ही गिरेगा और हम उसके नीचे दब सकते हैं। इसलिए हमें इससे दूर खड़े रहना चाहिए। अगर हमें इतना समय ना मिले कि हम उससे बाहर निकल पाए और अगर हम अंदर ही रह जाए तो हमें अपने घर के खिड़की और दरवाजे खोल देना चाहिए। बिजली के सारे उपकरण और बिजली बंद कर देनी चाहिए। हमें घर के किसी भी मेज यानी टेबल या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कुछ गिरेगा भारी सामान तो वो मेज की जो फ्रेम होती है उसके कारण हमारा बचाव हो सकता है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर हमें भूकंप के बारे में क्या बताया गया है वह हम देखते हैं। तो भूकंप यानी क्या? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इसके कारण छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या अगर हम घर के अंदर फंस गए हो तो मेज, लकड़ी के तख्त, उनके नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। देखिए
जो चित्र हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि ये स्त्री अपने बच्चों के साथ एक टेबल के नीचे बैठ गई है और वो पुरुष दरवाजे के जो तख्त है वहां पर जाकर बैठ गया है और इस तरह से उन्होंने अपने बचाव का प्रबंध कर लिया है। देखिए, घर के अंदर भूकंप, अभी भूकंप की स्थिति है, ये हमें कैसे पता चल रही है? तो जो अ, बिजली का दिया है वो हिल रहा है और बाकी के दीवारों के ऊपर लगे हुए फ्रेम जो है वो भी हिल रहे हैं। बहुत से लोग घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे दूसरी आपदा यानी सुनामी। सुनामी ये शब्द आप लोगों ने शायद सुना भी ना हो, क्योंकि ये जापानी भाषा का शब्द है। जापान एक ऐसा देश है जो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है और यहाँ पे आए दिन लगातार सुनामी आती रहती है। हमारा देश भी, जैसे आप जानते हैं, हमारे देश के तीनों ओर भी समुद्र है। तो इसके कारण जो तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये सुनामी क्या होती है और उससे क्या हो सकता है उसको जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, हम सभी लोग मुंबई इस शहर में रहते हैं और मुंबई के पास ही अरबी समुद्र है। तो सुनामी जो है ये समुद्र में होने वाले, जैसे कि अभी आप हमने पढ़ा, ये भूकंप यानी जमीन के ऊपर कांपना। तो जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होता है। यह लहरें जब समुद्र के अंदर उत्पन्न होकर किनारे के ओर आगे बढ़ती है तो किनारे तक आते आते इसका स्वरूप बहुत ही भयानक हो जाता है, बहुत बड़े तौर पर। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक नगर है और उसके किनारे के समुद्र के अंदर जो सुनामी की लहर उत्पन्न हुई है ये इतनी बड़ी है कि वहां की जो सबसे ऊंची इमारत देख सकते हैं उससे भी वो बड़ी है। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर लहर किनारे के प्रदेश से टकराकर अंदर आती है तो कितने बड़े पैमाने पर उस शहर के अंदर पानी आ जाएगा। देखिए, इस चित्र में आपको बताया गया है कि यह लहर समुद्र के अंदर जब उत्पन्न होती है, क्योंकि हम सोच सकते हैं इस समुद्र में तो किसी भी समय बड़े बड़े जहाज होते हैं या छोटे छोटे नाविक होते हैं, उसके अंदर तो उसके जीव होते हैं, तो क्या उनको इससे असर नहीं होता? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब ये लहर समुद्र के अंदर होती है तब ये इतनी बड़ी नहीं होती है, पर जैसे जैसे ये किनारे की ओर बढ़ती है, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया देश, वहां पर जो सुनामी आई थी, आप देख सकते हैं इस चित्र में कि एक इंसान पेड़ के ऊपर चढ़ गया है क्योंकि सुनामी के कारण पूरे नगर के अंदर पानी घुस चुका है। तो ऐसे समय वह पानी अंदर आ जाता है और वो क्योंकि वो समुद्र की लहर है इसलिए तुरंत ही वो पीछे भी हट जाता है। तो अपने साथ वहां के जो भी लोग हैं, जो भी सामान है, जो भी छोटे छोटे मकान है, उन सभी को वो अपने साथ वापस समुद्र के अंदर ले जाता है। और सुनामी की लहर भी सिर्फ एक लहर नहीं होती है, उसके क्रमशः कई लहरें उत्पन्न होती है। तो ऐसे समय में अगर हम उस लहर के खिंचाव के साथ समुद्र के अंदर चले जाए तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। ये बड़े बड़े मकान हैं और मकानों से भी ऊंची ऊंची लहरें किनारे के ऊपर आ जाती है। इस चित्र में भी आपको यही बताया गया है। तो सुनामी का अर्थ क्या है? सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है
समुद्र के भूतल के कंपन यानी कि भूकंप से उठने वाली बहुत बड़ी बड़ी लहरों को सुनामी कहते हैं। तो सुनामी से हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि सुनामी का जैसे भूकंप आने वाला हो तो सिस्मोग्राफ नाम का मशीन बन गया है, जिसके कारण हमें आगे से चेतावनी दे सकते हैं, मिल सकती है, और हम अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। पर सुनामी से बचाव करने वाली, उसकी आगाही करने वाली मशीनों के ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी ये बन नहीं गई है। तो सुनामी आने वाली है और अगर हम समुद्र के किनारे घूमने चले गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब सुनामी आने वाली होती है तो समुद्र के अंदर से बड़ी बड़ी गर्जनाओं यानी आवाजों को हम सुन पाते हैं, सुनाई देती है। तो जब ऐसी भी गर्जनाएं, बहुत बड़ी गर्जनाएं हमें सुनाई दे तो हमें तुरंत समुद्र की सतह से ऊंचाई पर चले जाना चाहिए। अगर हम समुद्र के किनारे तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं तो हमें अपने घर की बिजली को बंद कर देना चाहिए, और अगर हम रास्ते पे कहीं चल रहे हो तो वहां पर खुले बिजली के तारों को न छूना चाहिए, पुराने मकानों से दूर हो जाना चाहिए। और जो बचाव कार्य करने वाले लोग, राहत कार्य करने वाले लोग या पुलिस, इनके द्वारा दी गई सूचनाओं का पालन करना चाहिए। हमारे पाठ्य पुस्तक में सुनामी के बारे में बताया गया है कि समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में यानी किनारे के प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, ऊंचाई के स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र के तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। यानी कि जैसे कि आप मुंबई में देख सकते हैं कि बहुत से लोग समुद्र के किनारे के पास झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं, तो ये सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हमें समुद्र को रिक्लेम करके वहां पर अपने घर, मकान, बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं, यानी उसे किया जा रहा है, वो अभी बने नहीं। इसके बाद हम आते हैं बाढ़। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत विशाल विशाल नदियां हैं। तो इन नदियों में बरसात के ऋतु में आए दिन बाढ़ आती ही रहती है। तो बाढ़ इस शब्द से आप लोग परिचित होंगे। बाढ़ यानी नदियों के पानी में जब अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तब उसे बाढ़ कहते हैं। किसी दिन क्या होता है किसी प्रदेश में कि अचानक लगातार बहुत सारे दिन बरसात बड़ी मात्रा में होती है, तो ऐसे समय जो नदी का पाट होता है वो नदी के पानी को संभाल नहीं पाता, और ऐसे समय वो नदी अपना किनारा छोड़कर उसका पानी रहवासी इलाकों में चला जाता है। या आप जानते हैं कि हमारा देश हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के पास बसा हुआ है, बहुत सारे राज्य यहाँ पर है। तो हिमालय पर्वत के ऊपर जो बर्फ होती है जब वो पिघलती है बहुत बड़ी मात्रा में तो नदियों में पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे समय भी नदियों में बाढ़ आ जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नदी में बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी आ गया है, जिसके कारण पुल टूट गया है और पास ही के मकान भी गिर गए हैं।
और लोग एक ऊंची जगह इकट्ठा हो गए हैं। इस चित्र में आप और भी ज्यादा प्रमाण में बाढ़ को देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण मकान ढह गए हैं और बाढ़ का पानी जैसे समुद्र का पानी आ जाता है उसी तरह पूरे नगर में घुस चुका है। जब बाढ़ का पानी आता है तो मैंने कहा कि बड़े से बड़े पुल भी टूट जाते हैं और ऐसे समय हमारा सैन्य और बचाव कार्य करने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों के ऊपर ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब किसी नगर के अंदर, शहर के अंदर बाढ़ आ जाती है तब वहां पर गाड़ियों का चलना भी दुभर हो जाता है और वहां पर भी जो लोग छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके घरों के अंदर पानी भर जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र एक गांव का है और ये ऊपर से यानी हेलीकॉप्टर से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रास्ता है, आगे का रास्ता पूरा पानी के अंदर चला गया है और लोग रास्ते के ऊपर खड़े हैं। कई सारे लोग अपने घर की छतों के ऊपर आ गए हैं। आप यह भी देख सकते हैं। देखिए, बाढ़ के कारण ये घर पानी के अंदर डूब चुका है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, छोटे छोटे मकान और शहर की गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी शहर के अंदर आ चुका है। अब जिस समय बाढ़ आ जाती है तो उस समय सभी को ऐसे नाव की मदद से उनका बचाव किया जाता है, उनको सुरक्षित ठिकानों के ऊपर ले जाया जाता है। यह आप देख सकते हैं। तो बाढ़ का अर्थ क्या है? पहाड़ों में बर्फ के पिघलने के कारण या किसी भी स्थान पर अत्यधिक वर्षा के कारण जलाशय या नदियों में ज्यादा पानी इकट्ठा होने से आसपास के इलाके में पानी भर जाने की स्थिति को, जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के समय हम अपना बचाव कैसे करें? तो जन यानी जनता, लोग, और धन यानी माल, जान और माल की हानि को रोकने के लिए जल्द से जल्द पानी की निकासी के उपाय करने चाहिए। पानी की निकासी यानी जो पानी भर गया है उसे कैसे बहा दिया जाए, उसे कैसे उस जगह से निकाल दिया जाए, उसके उपाय करने चाहिए। अगर हम अपने घर में हैं तब हमें पानी, गैस और बिजली के स्विच बंद कर देने चाहिए। हमें अपने घर पर मजबूत रस्सी रखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को उस रस्सी से बांधकर, अगर हम कहीं बह जा रहे हैं पानी के प्रवाह में, तो अगर हम अपने आप को रस्सी से बांधकर किसी चीज से जोड़ के रखें तो हम बहने से बच सकते हैं। हमें ऊंचे स्थान पर या मजबूत पेड़ पर आश्रय लेना चाहिए। कार या वाहन के ट्यूब में हवा भरकर रखना चाहिए। कार या वाहन के ट्यूब ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो अगर हम इसका सहारा ले ले तो उसकी मदद से हम डूबने से बच सकते हैं। तो बाढ़ के समय हमें यह बचाव योजना करनी चाहिए। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसे हम देखते हैं। बाढ़, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। यह बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही
हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह चित्र हमारे पाठ्य पुस्तक के 47वें पन्ने पर आपको दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो किनारे पे खड़े हुए लोग हैं, वो गाय को रस्सी से बांधकर खींच रहे हैं। नाव के अंदर से लोगों को बिठाकर किनारे पे लाया जा रहा है। जो लोग बाढ़ के अंदर फंसे हैं, वो अपने घरों की छत के ऊपर चले गए हैं, और एक व्यक्ति तो बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। और अभी भी बारिश शुरू हुई है, यानी बारिश रुकी नहीं है। ऐसे समय भी हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि हम जो जीवित है, जैसे हमारे पशु है या इंसान है, इनको बचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों, हमने आज भूकंप, सुनामी और बाढ़, इन तीनों प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ा। लेकिन सबसे महत्व का इसके अंदर जो है, जो बात हमने अभी की, तो उसके अंदर बारंबार आपको बताया गया है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से अपना बचाव करना चाहिए। तो ये बचाव क्यों करना चाहिए, ये बचाव करने की जरूरत क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो जो माल का नुकसान होता है, वह माल का नुकसान तो किसी भी तरीके से हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर जान चली जाती है, तो उसका वो फिर से नहीं आ सकती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हम लोग जान को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे इन प्रश्नों के सोचकर उत्तर दीजिए। बच्चों, अभी हमने जिन जिन प्राकृतिक आपदाओं का नाम सुना, उन प्राकृतिक आपदाओं में से मुझे किसी भी प्राकृतिक आपदाओं का जो भी आपको याद है, उनका नाम बताइए। आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके इसका जवाब दे सकते हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अभी हमने पढ़ा, क्या आप बता सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, बताओ। सुनामी, हमने अभी सुनामी, बहुत अच्छे, और भूकंप, भूकंप, और बाढ़, तीसरा क्या था? बाढ़, बाढ़। अच्छा, तो मुझे बताओ, भूकंप यानी क्या? धरती कांपती, भूकंप का टीचर, मतलब क्या है? धरती कांपना, यस, धरती बहुत कांपना। अच्छे, वेरी गुड। धरती कांपती है। भू यानी जमीन, धरती, और कंप यानी कांपना। भूकंप यानी धरती का कांपना। अच्छा, सुनामी कहाँ पर होती है? सुनामी कहाँ पर होती है? पानी में, समुद्र, किसी भी पानी में होती है, किसी नो भी पानी टीचर, में होती है सुनामी। समुद्र, तो कहाँ पर? समुद्र के समुद्र, पानी में। समुद्र समुद्र, में, हाँ, समुद्र समुद्र में और होती है। क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें कहाँ पे निर्माण होती है? समुद्र में, समुद्र, महासागर में निर्माण होती है। इसलिए सुनामी समुद्र के किनारे पे होने की शक्यता ज्यादा होती है। अब मुझे बताओ कि बाढ़ का मतलब क्या है? बाढ़ का अर्थ क्या है? बाढ़ का अर्थ क्या है? बाढ़, बाढ़ यानी क्या? टीचर पानी का भूकंप, पानी का भूकंप, कहाँ पर? पानी का भूकंप यानी सुनामी। बाढ़ कहाँ पर आती है? बाढ़ किस में आती है? समुद्र में, नदियों, नदियों में बाढ़ आती है बेटा, फ्लड जिसे कहते हैं हम लोग। अंग्रेजी में इसे फ्लड कहते हैं। बाढ़ यानी
नदी का पानी, नदी के अंदर बहुत सारा पानी अचानक आ जाता है, तब क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नदी अपना किनारा छोड़ के उसका पानी शहर में आ जाता है, गांव में आ जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब मैंने आपको भूकंप के बारे में बताया, तो भूकंप के वक्त क्या होता है कि जो बड़े बड़े डैम होते हैं, धरण जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो डैम होता है, उसमें भी वो भी टूट जाते हैं। वो धरण डैम जो होते हैं उसमें पानी का संग्रह होता है और उसके दरवाजे होते हैं। पानी के तो जब हमें प्रेशर सारा टूट जाता है, पानी के हाँ, प्रेशर से प्रेशर से पानी आ जाता है, तो क्या होता है, पानी भूकंप आता है तो ये सही डैम, मात्रा में निकल भी नहीं पाता है। हाँ पानी सही मात्रा में निकल भी नहीं पाता है, हाँ, डूब जाता पानी है। जब निकल नहीं पाता है तब बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का यह स्वाध्याय है जो आपको अपने घर पर माहिती इकट्ठा करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोग इंटरनेट पर इन विषयों को सर्च कीजिए। हमारे देश में मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी में महाराष्ट्र के किल्लारी में भूकंप आया था, और सन 2001 में गुजरात के कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे बहुत हानि हुई थी, जिसके चित्र आज मैंने आपको इस अध्ययन के दरमियान बताए। तो आपको इन दोनों के बारे में इंटरनेट से माहिती इकट्ठा करनी है, इसके चित्र इकट्ठे करने हैं और आपके प्रोजेक्ट बुक में आपको लगाने हैं। इसके बाद हमारे देश के हिमाचल प्रदेश के केदारनाथ में मैं ना बस बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो इस बाढ़ के बारे में भी आप ज्यादा से ज्यादा माहिती इकट्ठा कीजिए। ठीक है, दूसरा है कि हमारे कई शहर है, महानगर है, जो किसी नदी के किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात की ऋतु में इसमें बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। जैसे हम मुंबई में रहते हैं, अगर मुंबई में 1-2 घंटे अगर लगातार बहुत जोरों की बारिश आ जाती है, तो ये बाढ़ नहीं होती, लेकिन बाढ़ के जैसी स्थिति निर्माण हो जाती है, क्योंकि रास्तों के ऊपर लोगों के, जो बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है। तो ये शहरों में आने वाली बाढ़, जहाँ पे नदी है ही नहीं, तो वहां पे बाढ़ किस कारण से आती है, ये यह पढ़ नहीं आप, रहा है, बात यह नहीं दे रहा माहिती हूँ आप क्या, इकट्ठा लाइट कीजिए। जोड़ने आपके। जैसे कि हमारे पाठ के अध्यापन के दौरान मैंने आपको बताया कि जापान, यह देश, यहाँ पर आए दिन सुनामी आती रहती है, तो यहाँ के लोग सुनामी के साथ अपना जीवन बसर कैसे करते हैं, ये क्या इलाज उपाय करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए सुनामी से, तो यह माहिती भी आप इंटरनेट के ऊपर से प्राप्त कीजिए और इसे अपने प्रोजेक्ट बुक के अंदर लिखिए। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो बचाव का पाठ था वह यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो आपके कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। आपको उन प्रश्नों को अपनी किताब में, कॉपी में लिख लेना है और उसके ऊपर काम करना है, और जब भी आप पाठशाला में आएंगे तब आपको अपने वर्ग शिक्षक को यह स्वाध्याय देना होगा। क्या आप लोगों को कोई प्रश्न है? आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।